हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु ग्लोबल स्टडीज़ में। और हानु ग्लोबल स्टडीज़ की इस टेस्ट की श्रृंखला में हमने पॉलिटी के लगभग 100 एमसीक्यूज कवर किए थे। आज हम और प्रयास करेंगे कि कितने एमसीक्यूज किए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो हम लगातार एमसीक्यूज पर बात कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जितने ज़्यादा एमसीक्यूज हो सकते हैं उतने ज़्यादा किए जाए। ठीक है जी, क्योंकि अगर एमसीक्यूज हमने कम किए तो आपके पेपर के लिए दिक्कत हो जाएगी जी लॉन्ग टर्म में। ठीक है जी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि कैसे आपके एमसीक्यूज पूरे करने हैं। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन नंबर 101 से शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, बताइए भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज, ठीक है जी, अर्थात स्वर्ण ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है जी, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो हम स्वर्ण ट्रायंगल की बात करते हैं ये मेनका गांधी केस में आया था। किसमें केस में आया है? मेनका गांधी केस में ये बात आई थी। और एक्चुअल में मेनका गांधी केस का जो मुद्दा हुआ था ये विवाद था जीवन के अधिकार से रिलेटेड। ठीक है जी, जीवन का अधिकार। और जीवन का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में। ठीक है जी, तो जीवन के अधिकार में मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह कहा था कि स्वतंत्रता का अधिकार और साथ ही साथ समानता का अधिकार जो है वो जीवन के अधिकार में शामिल होना चाहिए। तो जब हम समता के अधिकार की बात करते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 14, और जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 19, और जीवन के अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 21। ठीक है, तो आपको याद रखना है यह है स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 और समानता का अधिकार आर्टिकल 14। ठीक है जी, तो ये तीनों जो आर्टिकल हैं ये किसको बनाते हैं? स्वर्ण त्रिभुज को बनाते हैं। याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। तो आपको पता ही है कि जो 10वीं अनुसूची है, ठीक है जी, 10वीं अनुसूची जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल की गई है, 1985 द्वारा शामिल की गई थी, दल बदल अनुसूची है। ठीक है जी, लेकिन जब हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, आंसर जो है आपका 10वीं अनुसूची हो गया है। 8वीं अनुसूची जो है उसमें है भाषाएं। क्या है? भाषाएं दी गई हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन जब हम वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में टोटल कितनी है? 22 भाषाएं हैं। मैंने आपको बताया था कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नमक की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। और उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया था कि टोटल जो है लास्ट में 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची जो है वो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके नियंत्रण की बात करता है। और दूसरी अनुसूची जो है, जब हम ट्रिक की बात करते हैं SSO, तो हम दूसरी अनुसूची में किसकी बात करते हैं? सैलरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरे। मैंने आपको ट्रिक जो है ऑलरेडी लिखाई हुई है, शुरू की क्लास में ही शायद मैंने वो लिखा दी थी आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरीक्षण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का जो विषय है वो हमने लिया है अमेरिका से। किससे लिया है? अमेरिका से। कभी कोई पूछेगा कहां से लिया है? यूएसए से। लेकिन संविधान में जब अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 जो है वो क्या बात करता है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंप देता है और कहता है कि अगर कोई कानून ऐसा बनाया गया है जो स्वतंत्रता से पहले था या स्वतंत्रता से बाद के किसी नियम का उल्लंघन करता है और जो संविधान के मूल स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, तो उसको क्या किया जा सकता है? शून्य घोषित किया जा सकता है। जब हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो इसमें राज्य की डेफिनेशन दी गई है, राज्य की परिभाषा। ठीक है जी,
आर्टिकल 12 में दी गई है, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है पार्ट 2 में आते हैं, और पार्ट 2 जो है वो किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकारों में आता है। जब हम पार्ट 3 की बात करते हैं तो वहां पर 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी में आता है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। और वहां पर आर्टिकल 36 की जब हम बात करते हैं डीपीएसपी में आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 जो है वो सेम आर्टिकल हैं। क्या है? सेम आर्टिकल। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 12 आपके पेपर में आ जाए और पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो सेम अर्थ रखते हैं, तो बता दीजिएगा। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में भी दी गई है और राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में भी दी गई है। जब हम आर्टिकल 10 और 11 की बात करते हैं, ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है जी। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा 5 आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है जी, प्राकृतिकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता दी जाती है। ठीक है। उसी में 10 का मतलब होता है, जब आर्टिकल 10 की हम बात करते हैं तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि कौन से जो आधार हैं वो होंगे जो नागरिकता आगे बनी रहेगी। ठीक है। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि कौन से आधार ऐसे होंगे जिनके लिए भविष्य में संसद नागरिकता प्रदान कर सकती है। ठीक है। दोनों ही संसद से संबंधित है नागरिकता के कानून बनाने के लिए। ठीक है। तो आपके पेपर में आए कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है, तो नागरिकता से संबंधित कानून केवल संसद द्वारा बनाया जा सकता है, राज्य सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि बताइए ग्राम सभा का प्रावधान निम्नलिखित में से, ग्राम सभा, ये तो मैंने आपको बताया था, ग्राम सभा का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ओहो, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत है एक्चुअल में। ठीक है। एक्चुअल में ये ए होना चाहिए था। क्या? ठीक है जी। तो आर्टिकल 243A में ग्राम सभा के गठन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? ग्राम सभा के गठन। और ग्राम सभा में गठन के अंतर्गत वो व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम मतदाता सूची में होगा। ये लाइन जरूर याद रखिएगा। तो ग्राम सभा के सदस्य वो होंगे जिनका नाम मतदाता सूची में होता है। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 43C की, तो सी में जो है वो ग्राम पंचायतों के संरचना की बात की गई है। डी की जो बात करते हैं, डी में की गई है आरक्षण की बात। ठीक है जी। ये सब आप याद रखिएगा। ई की जो बात करते हैं तो इसमें अवधि की बात की गई है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है आपको पता ही है, 5 वर्ष का होता है। और जब नई ग्राम पंचायत चुनी जाती है तो वो शेष अवधि के लिए चुनी जाती है, न कि पूर्ण कार्यकाल के लिए चुनी जाती है। ठीक है जी। ये सब याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? ठीक है जी। तो 280 जो है मैं आपको सीधा बता देता हूं कि किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। और ये जितनी भी संस्थाएं आपको दी गई हैं टोटल के टोटल, निर्वाचन आयोग जो है वो आर्टिकल 324 में है। ठीक है जी। इन सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। आप स्टार लगाकर रखिएगा। देखिए जी, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि ऐसी कोई भी संस्था जो केंद्र के स्तर पर कार्य करती है, उन सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो हमेशा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है जी, याद रखिएगा। जब हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 315 की बात करते हैं। ठीक है जी। लोक सेवा आयोग यहाँ पर लिखा हुआ है, हम ये राज्य लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। ठीक है जी, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी संस्थाएं जो हैं क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन किसमें दिया गया है? भारत के संविधान में दिया गया है, संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है जी। चलते हैं आगे। संवैधानिक संस्थाएं और भी हैं, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। वो सब जो है क्या है? जी हाँ। बताइए भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 29वें राज्य का मतलब है कि अंतिम राज्य जो बनाया गया था। ठीक है जी। ये है तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो 2014 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2014 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो तेलंगाना राज्य का जो निर्माण है वो किया गया है सन 2014 में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 29वां राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था पहले एक राज्य की कैटेगरी में था। 2019-20 में उसके राज्य का दर्जा छीनकर, क्योंकि वो एक आर्टिकल 370 के तहत एक संरक्षित राज्य का दर्जा उसको दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा जिसको हम बोलते थे। ठीक है जी। तो अब उसको समाप्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटीज बना दिया गया है। पहले
यूटी जो थी, अब टोटल यूटी जो है 8 हो गए हैं। ठीक है जी, आपसे कोई पूछे राज्यों की संख्या कितनी है, तो राज्य जो हैं टोटल हो गए हैं 28, और केंद्र शासित प्रदेश जिनको हम यूटीज बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज, वो हो गए हैं 8। ठीक है जी, तो याद रखिएगा वर्तमान में जो है यही है। ठीक है, उत्तराखंड का निर्माण जो है वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है जी, और झारखंड का निर्माण 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो 1953 को 1953 में हुआ था। आई थिंक मुझे याद है कि 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सभी राज्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपको जब हम राज्यों के बारे में बात करते हैं तो आपको राज्यों की कैटेगरी भी याद होनी चाहिए कि कौन कौन से राज्य कब कब गठित हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ठीक है जी, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो मैं आपको ना एक लिस्ट लिखवा देता हूं। ठीक है जी, तो यहीं पर आप एक छोटी सी लिस्ट लिख लीजिएगा ताकि आप नोट करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1953 में आंध्र प्रदेश बन ही गया था, तो इसको लिखाने की तो जरूरत है नहीं, ये तो सभी को पता है क्योंकि तेलुगु भाषा के नाम पर ही ये राज्य बनाया गया था। पोटी श्रीरामुलु के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है जी, उसके अलावा 1960 में जब हम बात करते हैं, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बनाया गया था। 1963 में बनाया गया है नागालैंड। कौन सा राज्य बना है? नागालैंड बनाया गया है। ठीक है, 1966 की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा बनाया गया है। ठीक है, ये आप क्रम जो है जरूर याद कर लीजिएगा। 1971 में हिमाचल प्रदेश बनाया गया, त्रिपुरा बनाया गया, उसके अलावा मेघालय बनाया गया। ठीक है जी, और मेघालय के साथ साथ मणिपुर भी 1971 में ही बनाया गया है। ठीक है, 1971 के बाद 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है जी, उसके अलावा 1987 में अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा मिजोरम और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो गोवा 25वां राज्य बना था। ठीक है, ये 23, 24, 25। ठीक है, उसके अलावा 1987 के बाद सन 2000 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 राज्य बनाए गए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है जी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए, और 2000 के बाद सीधा 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपके पेपर में क्रम जो है वो आए हुए हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इनको एक बार रिवाइज कर लिए, नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। बताइए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है जी, अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में कितनी है। 8 ही राज्य ऐसे हैं, 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है जी, बताइए भारतीय संघ कौन से देश के संघ के समान है? ठीक है जी, भारत का जो संघ है वो कौन से देश के संघ के समान है? देखो, जब हम भारतीय संघ की बात करते हैं, आर्टिकल 1 जो है वो कहता है कि भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, यह समूह है, ये कहा गया है। ये लाइन जो है राज्यों का संघ वाली लाइन जो है उसमें जोड़ी गई है। इसका मतलब ये है कि वहां पर संघ को ज्यादा अधिकार प्राप्त है। क्या है? संघ को क्या दिए गए हैं? ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं हमारे यहां, और ऐसी ही शक्तियां, और राज्य को क्या है? राज्य को कम शक्तियां प्राप्त हैं। तो जहां ऐसा संघ कौन सा है? कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर संघ को क्या दिया गया है? ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और राज्य को कम अधिकार दिए गए। लेकिन इसके विपरीत जब हम यूएसए में जाते हैं तो यूएसए में राज्य को ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं और संघ को कम अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो वहां पर पूरी जो शक्ति है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के ऊपर दी गई है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बताइए निम्नलिखित युग्म राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यों के निर्माण की तिथि यहां पर लिखी गई है, तो आपको बस ये बताना है कि कौन सा राज्य जो है वो
सही सुमेलित है। ठीक है जी, कौन सा है सही सुमेलित बताना है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी मिजोरम के बारे में बताया था। मिजोरम जो है वो कब बनाया गया था, 1987 में बनाया गया था, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है जी, तो मिजोरम जो है 19। तेलंगाना जो है वो 15 अगस्त 2014 लिखा गया है। ठीक है, लेकिन जब हम ओरिजिनल की बात करते हैं तो वो है 2 जून 2014। ठीक है जी, तो ये भी गलत हो गया। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तो छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर को बनाया गया है, न कि 20 नवंबर को। ठीक है जी, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड बनाया गया है। ठीक है जी, 23, 24 और 25वें राज्य, 25, 26 और 27वें राज्य की कैटेगरी में इनको दिया गया। 27, 18, हाँ जी, ये जो है 27वें राज्य की कैटेगरी में आता है। 27वां राज्य जो है छत्तीसगढ़ बना है, 28वां नहीं जी, 26वां जो है वो छत्तीसगढ़ बना है, 27वां जो है उत्तराखंड बना था, 28वां जो था वो झारखंड बना था और 29वां जो है वो तेलंगाना बना था। ठीक है जी, आप विपरीत क्रम में आप जब इसको याद कर लेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। केवल एक ही तिथि इसमें सही है, हरियाणा की 1 नवंबर 1966 की, जो बिल्कुल सटीक बैठती है। ठीक है जी, तो कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने आपको सन लिखाए हैं उन सन को अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो हो सकता है कि वो डेट याद करने की भी आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, लेकिन कुछ डेट तो आपको याद रखने ही होंगे। ठीक है जी, तो कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ठीक है जी, किससे संबंधित है, नागरिकता से। तो हम पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 जो है वो संघ और संघ राज्य क्षेत्रों की बात करता है, संघ और यूटीज की बात करता है कि कैसे कैसे होंगे। ठीक है जी, उसमें आर्टिकल 1 से लेकर अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 तक दिए गए हैं। पार्ट 2 की जब हम बात करते हैं, पार्ट 2 की जब हम बात करते हैं तो उसमें दी गई है नागरिकता। क्या दी गई है, नागरिकता। और नागरिकता के लिए जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक है। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ऐसे अधिकार जिन्हें राज्य द्वारा छीना नहीं जा सकता, अर्थात जिनके हनन होने पर आप सीधे कहां जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सीधा नहीं जी, नागरिकता 5 से 11, हाँ जी 12 से 35 तक सीधा आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हैं, सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब हम पार्ट 4 की बात करते हैं तो वहां पर डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, लेकिन जब हम 4A की बात करते हैं तो वहां पर दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है और यह आर्टिकल 51A की बात करता है। ठीक है, जब हम पार्ट 5 की बात करते हैं तो उसमें बताया गया है संघ के बारे में। किसके बारे में, संघ के बारे में। आर्टिकल 52 से लेकर 136 तक जो है वो किसमें दिया गया है, नहीं 52 से लेकर 151 तक वो किसमें दिया गया, संघ के बारे में बताया गया, जिसमें संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, पार्ट 6 की जब हम बात करते हैं तो उसमें बताया गया है राज्यों के बारे में। ठीक है, तो राज्यों के बारे में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जो है वो राज्य के बारे में बताया गया है। लेकिन जब हम पार्ट 7 की बात करते हैं, 7वां जो पार्ट है उसमें अवशिष्ट कैटेगरीज दी गई थी राज्यों की। ठीक है, जो पहले हुआ करती थी, लेकिन इसको अब जो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया और यहां पर केवल एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 238। ठीक है, तो आप कम से कम इतने तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर पे बात करते हैं नागरिकता। नागरिकता का जो आर्टिकल है वो पार्ट जो है वो पार्ट 2 है। ठीक है जी, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है। तो भारत का संविधान का आर्टिकल 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, अर्थात राज्यों का समूह घोषित करता है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन में भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 अक्टूबर सन 1953 में 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर, किसके भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर कौन से राज्य का निर्माण हुआ था 1953 में, आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है जी, तो आप इसको स्टार लगा के रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और आपको ये भी याद रखना है कि बताइए कि कौन सा
कांग्रेस व्यक्ति थे जिनकी अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है जी, श्रीरामुलु नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इंपोर्टेंट है। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं तो याद रखिएगा 28 राज्य हैं, ये तो मैंने अभी कराया था। ठीक है जी, बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बात कर रहा है राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, राष्ट्रपति शासन एक्चुअल में आपातकाल की शक्तियां हैं। किसकी हैं? आपातकाल की शक्तियां। तो आपातकाल उपबंध के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह दिया गया है आपके संविधान के भाग 18 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 18 में। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 11, 15 और 3 18। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ जब हम आपातकाल उपबंधों की बात करते हैं तो 3 तरीके का आपातकाल दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में दिया गया है। ठीक है जी, दूसरा दिया गया है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 356 में। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल दिया गया है आर्टिकल 360 में दिया गया है। ठीक है जी, तो आपातकाल का उपबंध जो है 3 उपबंध है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 352, 356, 360। लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए जब हम बात करते हैं तो संविधान में एक्चुअल में राष्ट्रपति शासन शब्द नहीं दिया गया है, इसके स्थान पर दिया गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता। क्या दिया गया है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो अगर आपके किसी राज्य में, ठीक है जी, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, अर्थात वहां पर सरकार जो है अपना बहुमत खो दे, तो उस आधार पर राज्यपाल जो है रिपोर्ट पेश कर सकते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति उसको आधार बनाकर क्या कर सकते हैं? अपना राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, क्योंकि उसके दौरान शक्तियां जो होती हैं वो किसके पास चली जाती हैं? सारी राष्ट्रपति के साथ पास चली जाती हैं, इसलिए उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार दिए गए हैं? ठीक है जी, तो भाषा की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 जो है, ठीक है जी, ये अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों में दूसरा अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कैसा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। वाक अपराध में प्राण गिरफ्तार, प्राण गिरफ्तार। ठीक है जी, आर्टिकल 19 जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 20 जो है वो अपराध के विरुद्ध, अपराध में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 जो है प्राण का अधिकार अर्थात जीवन के अधिकार के बारे में बताता है। और आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी में, जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो उसके विरुद्ध आपके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं उन सभी की बात करता है। ठीक है, तो वाक अपराध में प्राण गिरफ्तार अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो आर्टिकल 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति। आर्टिकल 20 अपराध में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 जीवन का अधिकार, ठीक है, जिसको व्यक्तिगत अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्राण अधिकार। गिरफ्तार जो है वो आर्टिकल 22 में दिया गया है, गिरफ्तारी के विरुद्ध जो आपको संरक्षण मिलेगा वो आपको कैसा होता है। ठीक है जी, तो ये सारे आर्टिकल जो हैं आपको बता दिए गए हैं कि कैसे कैसे होते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 21 मैंने यहीं पे बता दिया है, 22 भी बता दिया है, और आर्टिकल 14 जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी इसकी ट्रिक बताई हुई है कि समान धर्म जाति लोक अस्पृश्यता की उपाधि है। तो आर्टिकल 14 जो है वो समानता के अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? समानता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल, बताइए संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आपको जब आरंभ में पूछेगा तो आपको बताना है 395 थे, लेकिन जब वो वर्तमान की पूछेगा तो वर्तमान में बताना है 470 अनुच्छेद थे। कितने थे? 470 हो गए हैं वर्तमान में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति, ठीक है जी, राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति
के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है। ठीक है जी, राज्य पुनर्गठन। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसे फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फजल अली आयोग, क्योंकि फजल अली जी थे वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके अलावा 2 सदस्य और थे। ठीक है जी, दोनों सदस्यों का नाम याद रखिएगा। पहला नाम है हरदीनाथ कुंजरू और दूसरे व्यक्ति का जो नाम है वो है के.एम. पणिकर साहब। ठीक है जी, तो के.एम. पणिकर साहब का नाम याद रखिएगा। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 1956 में क्या बनाया गया है? अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1956 का अधिनियम है जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाया गया है। ठीक है जी, सिंपल है बहुत, याद रखिएगा। बताइए भारत में राजनीतिक दल सत्ता अर्थात राजनीतिक सत्ता का जो है वो प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, देखिए जी, जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना हमें ये बताती है कि हम भारत के लोग, पहली जो लाइन है वो हम भारत के लोग, अर्थात जो स्रोत है संविधान का जो स्रोत है, ठीक है जी, पूरा का पूरा स्रोत जो है वो क्या है? जनता है एक्चुअल में। ठीक है जी, तो शक्ति का जो स्रोत है वो किसको माना गया है? जनता को माना गया है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन ए जो है, जनता जो है वो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। ठीक है जी, तो कभी भी कोई स्रोत के बारे में पूछे भारत के संविधान में तो आपको सीधा लगा देना है कि ये जो है, ठीक है, जनता है। राज्य वित्त आयोग, ठीक है जी, राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायत के आर्टिकल 243I। ठीक है जी, 243I। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपको फाइनेंस शब्द मिलेगा, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी, और स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना प्रत्येक 5 वर्ष में किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। और जैसे ही यह आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है जी, आर्टिकल जो है 243I है। ठीक है जी, आई याद रखिएगा, आई ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो कार्य है, इसका कार्य है राज्य और ग्राम पंचायतों के मध्य, राज्य और ग्राम पंचायतों के मध्य धन का बंटवारा करना। क्या करना? धन के बंटवारे के संबंधी जो सुझाव देने का कार्य है वो किसको दिया गया है? राज्य वित्त आयोग को दिया गया है। ठीक है जी, तो इतना ही याद रखिएगा, इतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए राज्य वित्त आयोग का गठन, ये तो हमने कर लिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय में सच्चर समिति, जब हम सच्चर समिति की बात करते हैं कि सिफारिशों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए, तो बताइए संविधान, अच्छा इन्होंने ये ऑप्शन अच्छा ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है, देखिए जी, ये तो है कथन। कथन 1 में पूछा है कि मानव संसाधन मंत्रालय ने सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कई कदम उठाए, ये बात सच है। और सच्चर समिति की स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। कारण ये कहता है कि संविधान अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को खोलने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 30 में। ठीक है, तो जितने भी अल्पसंख्यक हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यक शब्द को भारत के संविधान में पूरी तरीके से उल्लेख, उसका मतलब जो व्याख्या है उसके शब्द की व्याख्या नहीं की गई है और इसी पर विवाद भी चलता रहता है। ठीक है जी, तो क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट हैं ये एक दूसरे से कोरिलेट नहीं है, लेकिन ये दोनों पॉइंट सही हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर है इसका सी नहीं जी, आंसर जो इसका है बी है। बी इसलिए है क्योंकि ए और बी जो है, मतलब ए और जो आर है, जो रीजन और असर्शन है, वो दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये इससे बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज इस तरीके से कोरिलेट हो जाए कि ये इसके बारे में कही गई है, नीचे रीजन जो है, तो आप उसको याद रखिएगा, वो उसकी व्याख्या करता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य आपको याद होना चाहिए, यूएसएसआर सोवियत संघ द्वारा हमने अपनाए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अपनाया गया था।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति जरूर याद रखिएगा क्योंकि समिति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी रिकमेंडेशन थी? 10 थी, और वर्तमान में कितने हो गए हैं? टोटल हो गए हैं 11, ठीक है जी। 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है जी। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये क्या हो गया है? ठीक है जी। तो हम बात करते हैं कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा है, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बताइए निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा है मतदाता द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि यह काम किया गया है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 89 द्वारा, 1989 द्वारा किया गया था। राजीव गांधी की सरकार में किया गया था जी, राजीव गांधी जी की सरकार में, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। तो 61वां संविधान संशोधन ये रहा जी, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो याद रखिएगा ताकि ये याद रहे आपके, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए मौलिक कर्तव्य, ये हमने कर लिया है, ठीक है जी। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है जी। जब हम महाभियोग की प्रक्रिया, हम महाभियोग की बात करते हैं कि महाभियोग कौन सी प्रक्रिया, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 61(2) है जो हम बात करते हैं आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग प्रक्रिया की बात करता है। महाभियोग प्रक्रिया जो किस में दी गई है? आर्टिकल 61 में। तो आपका आंसर जो है 61 में बैठता है, ठीक है जी। लेकिन महाभियोग के बारे में अगर आपसे पूछे कि महाभियोग शब्द कहां उल्लेखित किया गया है, ठीक है जी, तो आर्टिकल 56 जो है, आर्टिकल 56 आपको यह बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है जी। लेकिन जब हम महाभियोग की प्रक्रिया की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 61 में दी गई है, ठीक है जी। आर्टिकल 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन की बात करता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 300 क्वेश्चन नंबर, जी हाँ जी हाँ, चलते हैं। बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के में प्रयुक्त शब्द, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त शब्द हिंदू किसे सम्मिलित नहीं करता? देखिए जब आप आर्टिकल 25 के क्लोज 2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 25 के क्लोज 2 की बात करता है तो उसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं, ठीक है जी। उन अपवादों में यह बात कही गई है कि जो हिंदू शब्द है उस हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख तीनों शामिल होंगे, ठीक है जी। बौद्ध भी शामिल होंगे, जैन भी शामिल होंगे और सिख भी शामिल होंगे। उसमें पारसियों को शामिल नहीं किया गया है। तो आपका उन क्या कहते हैं क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि कौन से शामिल नहीं है, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है पारसी जो है वो शामिल नहीं किए गए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है? तो आप इसको याद करना है, बिल्कुल याद करना है। ये मैं आपको बता दूं, ये आपके पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। बात करते हैं आर्टिकल 15 के क्लोज 5 की, ठीक है जी। आर्टिकल 15 के 5 में ये सुविधा दी गई है कि जो वर्ग जो है, ठीक है, अगर वो पिछड़ा वर्ग है या SC ST कैटेगरी में आता है तो उनके लिए कुछ सीटें जो हैं क्या की जा सकती हैं? रिजर्व की जा सकती हैं शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो
सरकारी हो या फिर गैर सरकारी ही क्यों ना हो, आर्टिकल 15 के क्लोज 5 में ये बात कही गई है। ठीक है जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की, कि बताइए निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है जी, आत्मा की जब हम बात करते हैं तो आत्मा कहा गया है प्रियम्बल को। किसको कहा गया है? प्रियम्बल को। और यह बात कही थी सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायालय के जस्टिस ने यह बात कही थी, और उन जस्टिस का नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने ही यह बात कही थी कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है जी, तो आपको ये वाला नाम भी याद रखना है। ठीक है जी, उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा, किसको कहा गया है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। यह बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि आर्टिकल 243 का क्लोज डी जो है, ठीक है, 243 का क्लोज डी जो है वो आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, सी जो है वो संरचना की बात करता है, बी जो है वो गठन की बात करता है, और ए जो है वो बी जो है वो ग्राम पंचायतों के 3 आधारों पर स्तर की बात करता है, और ए जो है वो ग्राम सभा के गठन की बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है? 243 डी, ये मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, और आर्टिकल 243 ई जो है वो ग्राम पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। किसकी करता है? कार्यकाल के बारे में बताता है। ठीक है, बताइए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग का, अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक्करण किया गया है। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पृथक्करण की बात करते हैं तो आर्टिकल 338 ए जो है, ठीक है जी, 338 ए, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल 338 ए, ठीक है जी, 338 ये आपको बताता है कि ये अनुसूचित जनजातीय आयोग के आरक्षण की व्यवस्था है, मतलब कि उनके स्थापना की व्यवस्था की गई है। ठीक है जी, मैं आपको बता दूं कि 89वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2003 द्वारा आर्टिकल 338, ठीक है जी, और आर्टिकल 338 ए बनाया गया था। ठीक है, 338 तो पहले से ही था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 89वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो अनुसूचित जाति आयोग था और अनुसूचित जनजाति आयोग था वो एक ही हुआ करता था। फिर संविधान में संशोधन करके बना दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 जो है वो किसकी बात करता है? अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। और आर्टिकल 338 ए जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। ठीक है जी, तो आपको ये डिफरेंस समझना है बस इसी में। ठीक है जी, आर्टिकल 340 जो है वो ओबीसी के लिए है, बस इतना याद रख लीजिएगा, इतना ही काफी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में ओबीसी, ठीक है जी, जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो बताइए ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, मतलब कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें ओबीसी के आरक्षण के बारे में बताया गया। तो यहां पर एक आर्टिकल होगा, आर्टिकल 15 क्लोज 4, ए बी सी डी, हाँ जी ये रहा आर्टिकल 15 क्लोज 4 जो है वो संविधान में ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था करता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब हम ओबीसी आयोग की स्थापना की बात करते हैं, ठीक है जी, ओबीसी के लिए जब हम आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा, ठीक है जी, तो आपसे कोई पूछेगा एनबीसीसी, नेशनल बैकवर्ड कास्ट कमीशन जो है वो कब बनाया गया, तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2018 द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, आरक्षण कौन से मिलता है? आर्टिकल 15 के क्लोज 4 से मिलता है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? बहुत ही आसान है। राज्यपाल का जो पद है वो आर्टिकल 63 में दिया गया है और मुख्यमंत्री का जो पद है वो आर्टिकल 163 में है और जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 164 में दी गई है। आर्टिकल 164 ये कहता है कि राज्य में जब पार्टी का चुनाव होता है तो जो भी व्यक्ति बहुमत प्राप्त करता है, जो भी दल जो है, चाहे वो गठबंधन का ही क्यों ना हो या कोई भी ऐसा जो दल है गठबंधन प्राप्त करता है, वो दल जो है क्या बनेगा, उस दल का जो प्रमुख व्यक्ति होगा उसी को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। और यहां पर इस शब्द याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि मनोनीत किया जाता है। लेकिन चुना किसके द्वारा जाता है? जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज जो है आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है जी, बात करते हैं। बताइए भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि आर्टिकल 21 जो है वो भारतीय संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 21। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची में डाला गया है? आर्थिक नियोजन जो है सिंपल याद रखिएगा समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है जी, 7वीं अनुसूची में सूचियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए आर्टिकल, अच्छा जी इनको सम्मिलन करना है इनका। ठीक है जी, चलिए जी हम बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 1 जो है, ठीक है जी, उसमें बताया गया है, लिखिए जी, देखिए जी, एक नहीं है जी, अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 जो है वो बताता है आपको नागरिकता से संबंधित प्रावधान। एक मिनट रुकिएगा जी, यहां पर कुछ ऑप्शन गलत हैं जी। जी हाँ, आर्टिकल ये बात है जी। ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं क्योंकि ये गड़बड़ हो रहा है। अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है जी, किससे है? नागरिकता से। तो याद रखिएगा, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 का आर्टिकल जो है वो किसमें जुड़ेगा? नागरिक। 352 जो है वो आकस्मिक प्रावधानों से संबंधित है अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 352 जो है किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। और राष्ट्रीय आपातकाल वर्तमान तक कितनी बार लगाया गया है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, आर्टिकल 245 जो है वो बात करता है विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में। ठीक है जी, और ये आर्टिकल 12 नहीं, आर्टिकल में एक्चुअल में ये आर्टिकल 124 है जो संघीय न्यायालय की बात करता है, क्योंकि आर्टिकल 124 से लेकर 148 जो है वो किसमें है? संघीय न्यायालय में है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 संघीय न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्योंकि ये यहाँ पर आर्टिकल जो 12 है ये थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, एक्चुअल में ये आर्टिकल 124 था। ठीक है, और सभी चीजें हमने बता दी। 245 जो है विधायी शक्तियों के वितरण की बात करता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है जी, बताइए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में सिद्धांतों को लागू करे, ये बात तो सही है, यही तो बताया गया है राज्य के निर्देशक तत्वों में। ठीक है, यह देश के सुशासन में मौलिक है, ये बात भी सही है। ठीक है, सुशासन में मौलिक मतलब सुशासनिक व्यवस्था के तहत इनको लागू किया जाना चाहिए। ये राज्य पर कानूनी कर्तव्य लागू करता है, नहीं जी, ये कोई बाध्यकारी तत्व नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि यही गलत है इसमें और यही इसका आंसर है। ठीक है जी, तो आर्टिकल सी जो है, और चौथा बताया है ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए है। ठीक है, ये बात तो सच है। आर्टिकल 50 जो है वो विधायिका को, अच्छा कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। ठीक है, और विधायिका और कार्यपालिका को ये निर्देश जारी करता है कि कौन सी सुविधाएं किस किस तरीके से होंगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको मैंने आंसर बता दिया है कि ये बाध्य फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में नहीं है, कर्तव्य के रूप में लागू नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए
भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है जी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। ठीक है जी, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 15 जो है वो धार्मिक आधार पर भेदभाव से मुक्ति की बात करता है। 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। 19 जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। 29 जो है वो भाषाई और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की बात करता है, उनकी संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने की बात करता है। और आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यक लोगों को उनके मनपसंद अर्थात उनकी इच्छा के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका प्रशासनिक व्यवस्था की बात करता है। ये अधिकार वो हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जो भी अधिकार हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, वो सारे जो मौलिक अधिकारों में आते हैं वो भारतीयों के लिए प्लस विदेशी नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम आते हैं। आर्टिकल 19 जो है ये है 19, क्योंकि यहां व्यापार की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है। यह है आर्टिकल 14, यह है आर्टिकल 21 और यह है आर्टिकल 25। ठीक है जी, तो इसमें से कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो नीचे सुटेबल बैठता है, मतलब 15, 16, 19, 29 में से है? तो आर्टिकल है 19। ठीक है जी, व्यापार एवं व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये सिंपल तभी है जब आपके याद होगा। ठीक है, बताइए भारतीय संविधान में, ठीक है जी, 100, ये कौन सा क्वेश्चन था जी? 134। ठीक है, हाँ जी, 135 तक हमने कर लिया है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में 135 क्वेश्चन तक हमने किए हैं, मतलब 35 तक हमने टोटल क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद भी हम इस क्लास को जारी रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पेपर के लिए उतने ज़्यादा कराने के पास करेंगे। हमारा प्रयास है कि लगभग 250-300 क्वेश्चन जो है आपको कराए जाएं, और आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मल्टीपल टाइम याद हो जाएं। ठीक है जी, तो जय हिंद।